हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं आप इतिहास से संबंध रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब है पुरातत्व वह विज्ञान है, यानी पुरातत्व एक क्या है? विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है पुरातत्व के माध्यम से। इसे हम पुरातत्व कहते हैं तथा इसकी खुदाई कर आने वाले पीढ़ियों को जानकारी के रूप में बताया जाता है कि अतीत यानी पहले के लोग कैसे थे। यानी जब हम खुदाई कर लेते हैं और खुदाई करने के बाद लोगों को बताते हैं कि आप पहले के व्यक्ति जो थे वह किस प्रकार से अपना जीवन बिता पाते थे और वह कैसे रहते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व क्या है? एक वैज्ञानिक है, यानी कि वह वैज्ञानिक तरीका है जिससे वह क्या करता है? पूर्वाध्ययन करके वर्तमान के लोगों को जानकारी देता है कि वे लोग कैसे थे। यानी खुदाई होता है कहाँ? पृथ्वी के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए और अगला क्वेश्चन अब समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए जान लेते। क्वेश्चन नंबर 2 है CR-37 से आप क्या समझते हैं? यानी कि CR-37 क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए समझते हैं कि CR-37 क्या है। इसे समाधि R-37 भी कहा जाता है। माने इसे हम क्या कह सकते हैं? समाधि R-37 भी कह सकते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इसके बाद क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ? तो सिंधु घाटी में, और सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के दक्षिण दिशा में। किसके दक्षिण दिशा में भाई? तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान पुरातत्व के माध्यम से मिला। यानी कि एक कब्रिस्तान मिला, यानी कब्रिस्तान उसको कहते हैं जहाँ मरे हुए को दफनाया जाता है। वह कब्रिस्तान वहाँ से मिला, दक्षिण दिशा से कब्रिस्तान मिला जहाँ 37 व्यक्तियों को एक साथ, यहाँ दफनाने एक साथ दफनाया गया था। यानी एक साथ मिलकर क्या किया गया था? दफनाया गया था। इसी कारण इसे CR-37 कहते हैं। इसकी जानकारी पुरातत्व के माध्यम से हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी के साथ ले सकते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी विनाश के कारण बता देना है कि प्रमुख कारण क्या क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, देखिएगा। एक में है विदेशी आक्रमण। यानी क्या किया गया? यानी उस समय में पुरातत्व से पता चलता है कि विदेशियों ने हड़प्पा पर आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय में सेना की शक्ति क्या हो गया था? छीन बिखीन हो गया था। इसके कारण विदेशियों ने इसका फ़ायदा उठाया और हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण कर दिया। प्रथम नंबर ई हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है प्राकृतिक कारक। यानी प्राकृतिक कारक में यह देखा जाता है कि इसमें प्राकृतिक रूप से आग, यानी कितने बार प्राकृतिक रूप से हड़प्पा में आग लगा था और प्राकृतिक रूप से बाढ़ भी आया था। नदियाँ उफान मारकर गांव को, सिंधु सभ्यता को तहस नहस कर दी थी, यह भी कारक बताया जाता है। इसके कारण प्राकृतिक कई प्रकोप भी आए थे जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश करके चली गई। तीसरा और आखिरी कारण है प्रशासनिक कारण। यानी कि प्रशासनिक कारण के कमजोर हो जाने के कारण, यानी कि अंत तक हड़प्पा में प्रशासनिक व्यवस्था ढीला पड़ गया था। यानी कि अंत में प्रशासनिक व्यवस्था क्या पड़ गया था? बिल्कुल ही ढीला पड़ गया था। पड़ जाने के कारण विदेशी आक्रमणकारी बढ़ गया, और विदेशी आक्रमणकारी क्या हो गया? बढ़ गया। इससे विदेशियों को फ़ायदा यह हुआ
कि जब प्रशासनिक व्यवस्था कमज़ोर हो गया था, विदेशियों ने हड़प्पा पर आकर क्या कर दिया, आक्रमण करके हड़प्पा को नष्ट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, नाबूद में मिला दिया उसको, यानी बर्बाद करके उसका नामा निशान ही क्या कर दिया, मिटा दिया गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक कि आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 को समझने से पहले समझेंगे, कर्म करो सफलता भागते पराते आएगी। यानी अगर हम अभी से कर्म करेंगे तो 2023 एग्ज़ाम में गर्दा गर्दा उड़ेगा तो उड़ेगा तो उड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम समझते हैं ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। यानी हड़प्पा के समय में सड़क व्यवस्था किस प्रकार से थी, इसके बारे में क्या करना है, थोड़ा बता देना है, प्रकाश डाल देना है। चलिए शुरू करते हैं। बताया जाता है कि इस सभ्यता की सड़क 9.15 मीटर चौड़ी तथा इसकी विभिन्न गलियां 4 फीट चौड़ी थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय में जो सड़कें थीं वह 9.15 मीटर चौड़ी थी और वह इसकी अनेक सड़कों के गलियारा 4 फीट चौड़े थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी इसकी और विशेषता है कि वह समकोण रूप से एक दूसरे पर क्या करती थी, काटती थी। समकोणिक यानी 90 डिग्री पर क्या करती थी, काट देती थी, जो विभिन्न चतुर्थ यानी चतुर्भुजाकार रूपों में विभाजित करती थी। यानी कि इसकी जो विभाजन थी ना, चतुर्भुजाकार थी। सभी सड़कें बिल्कुल मिट्टी के बने हुए थे। यानी कि जितने सड़कें थी वह बिल्कुल ही, यानी कि पूरे के पूरे किसकी, तो मिट्टी के बने हुई थी, जिनकी साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई थी। यानी कि इसकी साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी की गई थी और कहीं कहीं कुछ रखने के, यानी कि कूड़े कचरे रखने के लिए बगल में गड्ढे बनाए गए थे। यानी कि अगर वहाँ के लोग कूड़े कचरे सड़क पर फेंकते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार से गड्ढा बनाया गया था जिसमें कूड़ा रखा जाता था। किसी एक सड़क के किनारे, यानी कि उसमें एक सड़क के किनारे चबूतरे प्राप्त हुआ। यानी कि चबूतरा प्राप्त हुआ जिससे पता चलता है कि वहाँ बाज़ार, यानी कि वहाँ क्या लगता था, बाज़ार लगता था, या हो सकता है वहाँ के लोग सामान बेचते हों, या वहाँ पर आकर लोग क्या करते हैं, बैठते थे। यहीं प्राप्त होता, यानी कि जानकारियों से प्राप्त हो जाता है। चलिए आप इसको क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे ध्यानपूर्वक, उसको आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन यानी C14 विधि से आप क्या समझते हैं। C14 विधि से आप क्या समझते हैं तो समझेंगे ध्यानपूर्वक। किसी भी वस्तु के, यानी किसके, तो वस्तु के तिथि निर्धारित करने के वैज्ञानिक विधि को हम कार्बन 14 कहते हैं। यानी कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु, यानी कि कोई व्यक्ति मर जाए या वस्तु रख दिया जाए, उसके यानी कि वस्तु की जानकारी प्राप्त करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं। इसका खोज अमेरिका, यानी इसका खोज किस देश के लोग किया, तो अमेरिका के, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बिलाई फ्रैंक लीवी। यानी यह एक कौन था, तो रसायनज्ञ था। इसके द्वारा ही C14 यानी कार्बन 14 का खोज किया गया था। इसका खोज इसके द्वारा और इसके साथियों के द्वारा कब किया गया था, 1949 ईस्वी में इसका खोज किया गया था कार्बन 14 का। इसके द्वारा
तो B.F. लीवी और उसके साथियों के द्वारा इसका खोज किया गया था। इस विधि में जीवित वस्तु में कार्बन 12 या कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, जबकि जिसमें कार्बन 12 मृत्यु के समय क्या होता है, स्थिर रहता है, मृत्यु के समय कार्बन 12 क्या रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 लगातार गति करते रहता है, जिसका काम है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। यानी अर्ध आयु काल कितना से कितना समय तक होता है, तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा वस्तु में अधिक रह जाती है। यानी कि अगर जिसमें कार्बन की मात्रा कहती रह जाए, अधिक रह जाए, जिससे वस्तु के काल की जानकारी प्राप्त होती है। अगर वस्तु में कार्बन की मात्रा अधिक रहे तो वहाँ वस्तु समझेंगे कि वस्तु क्या है, हाल फिलहाल में उसकी मृत्यु हुई है या उसको गाड़ा गया है। अगर कार्बन की मात्रा कम रह जाए तो समझेंगे कि वह वस्तु पुरानी है, उसको कई वर्षों से दबाया और ही उसको दबा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे ध्यानपूर्वक कि 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक, यानी देवता और धार्मिक प्रथाओं का विवेचना करें। माने आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किन देवताओं को और धार्मिक स्थलों को महत्व देते थे, यही आपको बता देना है। चलिए शुरू करते हैं कि हड़प्पा के लोग किन देवताओं को और धार्मिक सभ्यताओं को मान्यता देते थे, इसके बारे में आपको जानकारियाँ दे दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पुरातत्व से पता चलता है कि हड़प्पा के सिंधु सभ्यता वाले भी बहुदेवादी, यानी बहुत से देवताओं को और प्राकृतिक पूजक थे। यानी कि हड़प्पा के लोग बहुत से देवी देवता को और प्रकृति को मानते थे। चलिए वह बता दिया जाए कि वे लोग किन किन देवताओं को और प्रकृति को मानते थे। शुरू करते हैं। सबसे पहले वह मानते थे मातृ देवी को पूजा करते थे। सबसे पहले वे मातृ देवी को ही पूजा करते थे। उसके बाद किसी का पूजा करते थे तो वह है पशुपति, यानी पशुपतिनाथ का ही पूजा करते थे। तीसरा नंबर में हड़प्पा के लोग प्रजनन, यानी कि बहुत सारे स्त्रियां थी, जिसमें चित्र के माध्यम से इतिहास में कई चित्र दिखाया गया है। उसमें ये लोग क्या करते थे, उनके पूजन भी करते थे। और डी नंबर में है वृक्ष पूजन, यानी कि वृक्ष का भी वे लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। यह भी उसमें दिखाया गया है। इसके अलावा पशु एवं नाग पूजन करते थे, यानी कि वे लोग पशु मतलब जानवर और नाग यानी कि सांप, इसको भी क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके अलावा ये लोग जल को भी पूजा करते थे और प्राकृतिक प्रतीक को भी क्या करते थे, पूजा करते थे। ऐसे ऐसे हड़प्पा के सभ्यता लोग इन वस्तुओं को ही क्या करते थे, पूजा करते थे, और वह उनका क्या था, यह धार्मिक स्थल था। अब क्वेश्चन नंबर समझेंगे, 7वां क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के अनागार, जहाँ अनाज रखा जाता है उसी को अनागार कहते हैं, के विषय में लिखे। यानी कि अनागार के विषय में जानकारियाँ आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे प्रमुख भवन विशाल अनागार थे, यानी कि वहाँ सबसे बड़ा भवन बनाया गया था। तो स्नानागार के बाद कोई था तो अनागार था। इसका मुख्य उद्देश्य अनाज का भंडारण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था भंडारण करना।
तो किसका भंडारण करना जी? अनाज का इसका भंडारण करना ही मुख्य उद्देश्य था। इसमें अनाज को ही लाकर भंडारित किया जाता था, जो करीब 45.72 मीटर लंबा था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो में अनागार था वो सबसे लंबा तो था ही, वह लगभग में कितना लंबा था? 45.72 मीटर लंबा था। और कितना चौड़ा था? तो चौड़ा था 15.25 मीटर, जिसका प्रवेश द्वार कहाँ खुलता था? तो नदी की ओर खुलता था। यानी कि मोहनजोदड़ो का अनागार जो था उसका प्रवेश द्वार नदियों की तरफ खुलता था। इस बात से यह भी पता चलता है कि अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो का अनागार कहाँ खुलता है, तो प्रवेश द्वार उसका नदियों की तरफ खुलता है। फिर पूछे मोहनजोदड़ो के अनागार लंबाई कितनी है, तो बता देंगे आसानी से 45.72 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई पूछे तो बता देंगे कितना? 15.23 मीटर था। अगर पूछे यह कहाँ खुलता है, तो नदियों की तरफ खुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पास यानी कि अनागार के पास फर्श के 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने। यानी कि इसके बगल में क्या था? चबूतरा था। किसका बना हुआ था? तो ईंट का बना हुआ था। किसके आकार के था भाई? तो वृत्त के आकार का था। इतने जानकारियां है यार इस क्वेश्चन में, समझेंगे ध्यान से। बने मिले थे जिनका प्रयोग फसलों के दवा यानी कि फसलों के दौनी के लिए किया जाता था। उस चबूतरे का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो अनागार के चबूतरे का प्रयोग किया जाता था वहाँ दौनी के लिए। किसके दौनी के लिए? तो फसल की दौनी के लिए किया जाता था। तो दोस्तों यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी बेसी हुआ हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट के माध्यम से हमें आपको यानी प्रेरणा देना है, या कमी बेसी है उसको भी बता देना है कि हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या गलतियाँ बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तब विशेषकर इस नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। यही आप संपर्क सूत्र समझिए, इससे आप अपने अनुसार क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने अलावा दूसरे स्टूडेंट के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ हो। और इसे लाइक देकर जाइए, ताकि हमें आपके प्रति या मेरे चैनल के प्रति एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो, ताकि मैं आपके लिए विशेषकर और अच्छे से अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन लाऊं और आपको प्रोवाइड कराऊं। चलिए, जय हिंद। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।